Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss our next lecture that is about Clostridium botulinum. And when we talk about a description of Clostridium botulinum, Clostridium botulinum is basically strictly anaerobic gram-positive bacillus, and it is motile and has spores that are oval and subterminal. It is a widely distributed saprophyte found in soil, vegetable, seed, silage, manure, third of lakes, and sea mud. And its optimal temperature is about 35 degrees centigrade, but some strands can grow and produce toxin at temperature as low as 5 degrees centigrade. And the widespread occurrence of Clostridium botulinum in nature is its ability to produce a potent neurotoxin in food and resistance of spores inactivate combine to make it a formidable pathogen. इट्स मेन ये जो क्लस्ट्रीडियम टैटनी है ये हमारे पास ऐसा माइक्रोब है जो बोtulism काज करता है और ये स्ट्रिक्टली एनरोबिक है, यानी इसको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ की मोटाइल बैक्टीरिया है और ये ऐसा बैक्टीरिया जो स्पोर्स क्या करता है, फॉर्म करता है। इसके साथ ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, साइड के अंदर प्रेजेंट है, वेजिटेबल्स के अंदर, लीव्स के अंदर, साइलेज के अंदर, मड ऑफ लैक्स एंड सी मड के अंदर भी प्रेजेंट होता है। जो क्लस्ट्रीडियम बोचुलिनम है इसके लिए जो ऑप्टिमल टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है ग्रोथ के लिए वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट इसके 10 ऐसे हैं जो 1 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं। और जो क्लस्ट्रीडियम बोचुलिनम है इसकी जो स्प्रेड है वो नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा वाइड है। Spores of some strands withstand boiling in water for several hours. इसमें नॉर्मली जो बैक्टीरिया के वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन जो स्पोर्स होते हैं वो एबनॉर्मल कंडीशंस को विथस्टैंड कर सकते हैं। और इनके भी जो स्पोर्स हैं अगर आप उनको बॉइलिंग वाटर के अंदर रखेंगे तो ये जो है काफ़ी आवर्स तक वहाँ पे क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। And they are usually destroyed by moist heat at 120 डिग्री सेंटीग्रेड for 5 मिनट। इसमें कि अगर आप इनको 120 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 5 मिनट के लिए रखेंगे तो ये वहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये किल हो जाते हैं। एंड insufficient heating in the preservation of food is an important factor in the causation of botulism। यानी अगर आप insufficient हीटिंग करेंगे जब आप फूड को प्रिजर्व कर रहे हों तो फिर ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो बोचुलिज्म क्या करता है, ये बैक्टीरिया काज करता है। and the resistance of spores to the radiation is of special relevance to the food processing, and botulism toxin can be used as bioweapon। इट्स मेन इसको हम किसी भी पॉपुलेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और ये जो है वो फूड पॉइजनिंग वहाँ पे क्या कर सकता है, काज कर सकता है। And spores of type E strands are usually much less heat resistant, and the resistance of the spore to radiation is of special relevance to food processing, and uh, and introduction of toxin into a target population by contamination food or water is unlikely to succeed because of its logistical problem, but botulinum toxin can also cause disease by inhalation। बट जो हम फूड को कंटिमिनेट वाटर के अंदर इसको अगर हम लेके जाना चाहिए पॉपुलेशन के अंदर तो हमें लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स आते हैं। और ये जो बोचुलिनम है टॉक्सिन, ये अगर आप इसको वैसे तो ये फूड के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर जाके फूड पॉइजनिंग काज करेगा, लेकिन अगर आप इसको इनहेल करेंगे इसके स्पोर को तो फिर भी आपको ये बोचुलिज्म काज कर सकता है। एंड केयरफुली controlled injections of toxins are used to treat invalid muscle disorder as an anti-aging remedy
और अगर हम केयरफुली कंट्रोल इंजेक्शन टॉक्सिन की यूज़ करेंगे तो ये ट्रीट करता है इनवॉलेंट्री जो मसल्स के प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं इसके टॉक्सिन। And when we talk about pathogenesis of Clostridium botulinum, botulism is a basically disease which is caused by Clostridium botulinum, and it is a severe, often fatal form of food poisoning that is characterized by pronounced neurotoxic effects. And botulinum toxins are among the most poisonous natural substances known. Seven types of main types of Clostridium botulinum designated as A, B, C, D, E, F, G produce antigenically distinct toxins but with pharmacologically identical actions. All the types can cause human disease, but types A and B and E are most common. The importance of this point is that if antitoxin is given to a patient in an emergency, only the type specific antitoxin will be effective. तो जब हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो ये जो है ये जो बोचलिनम है ये एक रेयर डिजीज़ है और लेकिन ये अगर होगी तो ये फूड पॉइजनिंग काज करेगी और इसका जो ये जो है जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है ये सबसे पॉइजनस नेचुरल जो टॉक्सिन्स हैं उसमें से सबसे जो अमंग है उनके अंदर इसके जो टॉक्सिन है बोचलिनम के वो इसमें आते हैं। और इसके जब हम टाइप्स की बात करें तो इसकी 7 टाइप्स हैं उनमें से जो हर टाइप है वो एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है बट जो उनका मोड ऑफ एक्शन होगा वो सब के अंदर सेम होगा। और सब जो इसके टाइप्स हैं वो ह्यूमन के अंदर डिजीज़ काज कर सकती हैं बट जो ए बी और ई जो इसके टाइप हैं वो मोस्ट कॉमनली डिजीज़ क्या करती हैं काज करती हैं। और जब भी किसी को ये हो जाएगा तो फिर इफ एंटीटॉक्सिन इज गिवन टू अ पेशेंट इन इमरजेंसी ओनली द टाइप स्पेसिफिक एंटीटॉक्सिन विल बी इफेक्टिव। यानी अगर किसी भी इंडिविजुअल को अगर आपने एंटीटॉक्सिन देना है कि उसको बोtulinum हो गया तो फिर आप उसमें इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो आप टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन दे रहे हैं वो उसी जो है टाइप का होना चाहिए जो उसको काज करवा रही है। And the disease has been linked to a wide range of foods, including preserved hams, home preserved meats, vegetables, canned products such as fish, liver paste, and honey. And type E strands are particularly but not invariably associated with marine source. Various type A and B are associated with soil and food responsible for botulism may not exhibit signs of spoilage। यानी जो फूड बोचुलिज्म काज करता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसके अंदर स्पॉयलेज के क्या हों वो साइंस हों। प्री फॉर्म टॉक्सिन इन फूड इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट although it is a protein intestinal proteolytic enzyme do not inactivate it। तो जब ये आपकी बॉडी के अंदर जाएगा नॉर्मली जो आपका फूड है उसके अंदर ये क्लस्ट्रीडियम बोचुलिनम ग्रो करता है और अगर आपने फूड को प्रॉपरली हीट नहीं किया तो फिर वहाँ पे ये बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देता है। और जब आप ज़रूरी नहीं है कि जब वो ग्रो कर रहा हो तो फिर वहाँ पे जो फूड है उसके अंदर स्पॉयलेज के सिम्टम्स हों। बाज़ दफ़ा वो जो बैक्टीरिया वहाँ पे मौजूद होता है लेकिन वो स्पॉयलेज के साइंस शो नहीं होते। फिर ये जो टॉक्सिन है जब आप वो फूड लेंगे तो वो प्री टॉक्सिन जो उसका फॉर्म होगा फूड के अंदर वो आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जाएगा। आल्दो ये प्रोटीन टॉक्सिन है लेकिन आपके जो इंटेस्टाइनल प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो इसको किल नहीं कर सकते या वो इसको इनएक्टिवेट नहीं कर पाते। And clinical features after absorption, botulism toxin binds irreversible to the presynaptic nerve endings of the peripheral nervous system and cranial nerves, where it inhibits acetylcholine release. And there may be and the period and symptoms is usually 1 to 2 days, but it may be much longer. There may be initial nausea and vomiting.
And next, the oculomotor muscles of the eye are affected, and the patient may have diplopia, uh, and dropping eyelids with the screen के अंदर उसके जो उसके अंदर उसके जो डायरेक्शन आइज की होगी वो क्या होगी, उसके अंदर महंगा पाना आएगा। और डायप्लोपिया का मतलब क्या है कि जो भी वो इंडिविजुअल किसी एक ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसको एक चीज़ की दो ऑब्जेक्ट क्या होंगे वो नज़र आएंगे। एंड देयर मे बी वर्टिगो का मतलब यह है कि उसको चक्कर आएंगे, एंड ब्लर विजन, और उसकी विजन के ऊपर क्या होगा वो फ़र्क पड़ेगा। इट्स मीन कि जब जो है आपका ये टॉक्सिन आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा तो ये वहाँ पे एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट कर देगा, रिलीज उसकी नहीं होने देगा। और जो एसिटाइल कोलिन है ये मसल कंट्रक्शन के अंदर इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो जब ये जो है ये एसिटाइल कोलिन का रिलीज अफेक्ट होगा इसकी वजह से, तो फिर ये बॉडी के डिफरेंट जो मसल्स हैं वो इसकी वजह से क्या होंगे, वो अफेक्टेड होंगे। और जो इसका जो साइन एंड सिम्टम यूजुअली 1 to 2 डेज़ के अंदर अपीयर हो जाते हैं, लेकिन समटाइम्स ये ज़्यादा ड्यूरेशन भी हो सकती है। और इनिशियली इंडिविजुअल को नाज़िया वॉमिटिंग होगी। फिर ये आपके एक्यूरो मोटर मसल जो आपकी आई के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली 7 एक्यूरो मोटर मसल्स आर प्रेजेंट इन आई, तो वो इसकी वजह से अफेक्टेड होंगे। और उसकी वजह से पेशेंट के अंदर डायप्लोपिया होगा। डायप्लोपिया से मीन कि उसको एक चीज़ के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट नज़र आएंगे। और ड्रॉपिंग आईलैंड्स विद स्क्वेंट मीन उसके अंदर उसको बेंगापन नज़र आएगा, यानी एंड देयर मे बी वर्टिगो, उसके साथ उसको चक्कर आएंगे। और उसकी जो विजन होगी वो क्या होगी, ब्लर विजन होगी। Then there is a progressive descending motor loss with flaccid paralysis but with no loss of sensation. And उसके साथ साथ progressive descending motor loss होगा with flaccid paralysis but with no loss of sensation. Then when the disease is progress further, the patient is thirsty with the dry mouth and tongue, and there are difficulties in speech and swallowing because of the muscles that are affected due to this toxin that basically inhibit the release of acetylcholine that is required for the contraction of different muscles. And the later problems of breathing and despair also occur. And there may be abdominal pain and restlessness that is due to respiratory or cardiac fail। यानी जब मसल्स हार्ट के भी इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर इंडिविजुअल की क्या हो जाएगी, वो डेथ हो जाएगी। और इसमें जो जो आपकी सिटाइकोलिन है, बेसिकली जो इसका ये टॉक्सिन होता है, ये न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट शो करता है और एसिटाइलकोलिन के रिलीज को रोक देता है। और एसिटाइलकोलिन का रिलीज जब रोक देगा तो फिर ये बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स हैं वो पैरालाइज हो जाएंगे। पैरालाइज जब होंगे तो फिर आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। और जब ये इसका टॉक्सिन आपकी कार्डियक मसल्स को अफेक्ट कर लेगा तो अल्टीमेटली इंडिविजुअल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। And there are different types of Clostridium botulinum. First is called von botulinum, and von botulinum is caused through a wound infection with Clostridium botulinum that results in the characteristics signs and symptoms of botulinum have been recorded. It's mean कि जब किसी के wound रप्चर होगा या कहीं किसी इंडिविजुअल को वाउंड होगा तो फिर जो है उसके स्किन के थ्रू ये बॉडी के अंदर एंट्री गेन करेगा। और जो है आपकी बॉडी के अंदर जो साइन सिम्टम्स हमने डिस्कस किए हैं वो क्या करेगा, अपीयर करेगा। और अगर हम इसको एंटीटॉक्सिन इंडिविजुअल को नहीं देंगे, अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है बहुत कम है, तो अल्टीमेटली जो इंडिविजुअल है उसकी क्या होगी, वो डेथ होगी। And next type is infant botulism, that basically floppy child syndrome that describes a young child, usually less than 6 months old, with flaccid paralysis that is ascribed to the growth of Clostridium botulinum in the intestine at a stage in the development when colonization resistance of gut is poor. And some cases have been attributed to the presence of Clostridium botulinum spores in honey, when honey was given as an encouragement to feed, the ingested spore were able to germinate and produce toxin in infant and gut। तो ये जो इन्फेंट हैं उनके अंदर भी बोचुलिज्म हो सकता है। और
जो है जब ये होगा तो फिर जो चाइल्ड है उसके डिफरेंट मसल्स को ये पैरालाइज करेगा। और कुछ केसेस के अंदर जो चिल्ड्रन चाइल्ड को जो हनी दिया जाता है वो हनी बेसिकली फीड करने के लिए दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर अगर इसके इंजेस्टेड स्पोर उसके स्पोर मौजूद होंगे, वो चाइल्ड इनको इंजेस्ट करेगा तो फिर वो जो स्पोर्स होंगे वो जर्मिनेट करेंगे। और जब वो जर्मिनेट करेंगे, क्योंकि जब स्पोर्स जो है वो नॉर्मल कंडीशंस के लिए होंगे, तो जब उनको फेवरेबल टेम्परेचर फेवरेबल मीडियम मिलेगा ग्रो बॉडी के अंदर, तो फिर वो क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, अपने स्पोर्स कन्वर्ट होंगे वेजिटेटिव सेल्स के अंदर, और फिर वो टॉक्सिन को प्रोड्यूस करेंगे। और वो टॉक्सिन जब प्रोड्यूस होगा तो फिर वो बॉडी के अंदर चाइल्ड की डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स क्या करेगा, वो शो करेगा। एंड for laboratory diagnosis, the organism uh, or its toxin may be detected in a suspected food, and toxin may be demonstrated in a patient's blood by toxin antitoxin neutralization test that are basically done in mice. And samples of feces and vomit may also yield such evidence. Bear in mind that botulism toxin is very dangerous. Specialist help should be summoned and laboratory alerted. It's mean कि जो जब हमने क्लस्ट्रीडियम बोचुलिनम को डायग्नोज करना है, तो फिर हम इसको एक तो यह है कि ऑर्गेनिज्म के जो फूड उसने खाया है उसमें से हम उस फूड में से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, या जो उसके ब्लड के अंदर टॉक्सिन है हम उसको टॉक्सिन एंटी टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट जो हैं वो हम करके उससे भी हम क्या कर सकते हैं, उसको डायग्नोज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर सैंपल फीसिस के और वॉमिट के लेंगे तो वो भी उसके अंदर भी इसके जो है सेल्स क्या होंगे, मौजूद होंगे, और उसकी मदद से भी जो है हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन जो बेचुलिज्म टॉक्सिन है अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इंडिविजुअल की डेथ काज करवाता है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्पेशलिस्ट है जो इसके बारे में जानता है उसको बुलाया जाए, और जो टेस्ट है वो बहुत प्रॉपरली किए जाएंगे। मिस्टेक होगी तो फिर हम इसको सही तरह से ट्रीट नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली जो इंडिविजुअल होगा उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। For treatment, remove unabsorbed toxin from the stomach and intestinal tract. It's mean कि अगर जो स्टोमिक के अंदर मौजूद है और आप डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं, तो फिर जो टॉक्सिन ब्लड के अंदर नहीं गया तो आप उसको स्टोमिक से ही निकाल लें, ताकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ जब वो टॉक्सिन मसल्स तक जाएगा तो फिर एसिटाइलिकोलिन के रिलीज को, जो बेसिकली एक न्यूरो ट्रांसमीटर है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंट्रक्शन ऑफ मसल्स, उसको क्या कर देगा, उसके रिलीज को ब्लॉक कर देगा। और उसके रिलीज जब ब्लॉक होगा तो मसल्स को पैरालाइज हो जाएंगे, वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। एंड न्यूट्रलाइज्ड unfixed toxin by giving polyvalent antitoxin. Uh, and through neutralized unfixed toxin by giving polyvalent antitoxin, treatment can also be done, and give relevant intensive care and support. इसमें कि जब आप पेशेंट वहाँ पे मौजूद हो तो उसको इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर और उसको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। And for the control of botulism, great care must be taken in canning factories to ensure that adequate heating is achieved in all parts of canned contents. यानी जो अगर हमने क्लस्ट्रीडियम बोचुलिज्म को कंट्रोल करना है तो फिर जो फैक्ट्रीज के अंदर कैन प्रोडक्ट्स बनते हैं जहाँ पे मोस्टली एनएरोबिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है फूड को, तो वहाँ पे हीटिंग जो है वो प्रॉपर करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इम्प्रॉपर हीटिंग करेंगे तो फिर जो इसके स्पोर्स होंगे वो वहाँ पे जर्मिनेट करेंगे, और वो उस फूड के अंदर जो है वो टॉक्सिन प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। और बाद दफ़ा ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं तो वो स्पाइलेज वाले सिम्टम भी शो नहीं करता, या स्पाइल फोल्ड नहीं लगता आपको। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू कंट्रोल Clostridium botulinum disease, great care must be taken in canning factories to ensure that adequate heating is achieved in all parts of canned contents. Prophylactic dose of polyvalent antitoxin should be given to all persons who have eaten food suspected of botulism. यानी जो इंडिविजुअल हैं उनको हम एंटी टॉक्सिन दें।
और एंटीटॉक्सिन क्यों हम देते हैं किसी भी इंडिविजुअल को जब वो मोस्टली जो पॉइजनस जिसको बॉडी के अंदर पॉइजन चला जाता है, तो मोस्टली वैसे तो हम जो भी बीमारियां होती हैं हम उनको ट्रीट करने के लिए वैक्सीन लगाते हैं। बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं और उसमें वो बेसिकली उसी के वीक जाम जाके आपकी बॉडी के अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं। लेकिन जब टॉक्सिन आपकी बॉडी के अंदर चला जाए तो बाज़ बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत रैपिडली टॉक्सिन प्रोडक्शन करते हैं। तो उस केस के अंदर आप इस चीज़ का वेट नहीं करते कि वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा और आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगी और उस पैथोजन को किल करेगी, क्योंकि जो टॉक्सिन बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं बास टॉक्सिन बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, वो अल्टीमेटली इंडिविजुअल की डेथ काज कर देते हैं। तो फिर हम उस केस के अंदर हम ऑलरेडी प्रीपेड एंटी टॉक्सिन की डोज देते हैं जो उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगर वो टॉक्सिन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि अगर इस केस के अंदर हम देखें तो ये जो टॉक्सिन है ये न्यूरोटॉक्सिन है, ये न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है। और अगर हम पॉलीप्रोफाइलेटिक डोज पॉलीवैलेंट एंटीटॉक्सिन की दे देंगे तो अगर बैक्टीरिया प्रायोरिटी के अंदर प्रेजेंट है तो जो टॉक्सिन वो प्रोड्यूस करेगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वो न्यूट्रलाइज होगा अगर, तो फिर वो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। और इसलिए ज़रूरी है कि जो भी इंडिविजुअल जिसको सस्पेक्ट है कि क्लस्ट्रीडियम बोtulinum का उसको उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसको फॉर एंटी जो है ना प्रोफाइलेटिक डोज है पॉलीवैलेंट एंटीटॉक्सिन की दी जाए और लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स का इंतजार ना किया जाए, क्योंकि अगर हम उसका इंतजार करेंगे तो तब तक टॉक्सिन बॉडी के अंदर स्प्रेड करके हमारे डिफरेंट मसल्स को डैमेज कर चुका होगा। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो भी इंडिविजुअल जिसको सस्पेक्टेड है फूड, जिसने सस्पेक्टेड फूड खाया बोचुलिज्म वाला, तो फिर उसको जो है ये डोज दी जाए। And injecting 3 doses of mixed oxide at intervals of 2 months can produce active immunity। और अगर हम इसके इंजेक्शन 3 डोजेज जो मिक्सड ऑक्साइड है उसको इंटरवल में 2 मंथ के इंटरवल से दें तो ये आपकी बॉडी के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर देगा। और जब आपकी एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी तो फिर ये आपकी बॉडी के अंदर जब दोबारा जाएगा तो आपकी एंटीबॉडीज उसको क्या कर देंगे, उसको बैक्टीरिया को किल कर देंगे। Active immunization should be considered for laboratory staff who might have to handle the organism or specimens containing the organism or its toxin। तो जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है वो तो आप अगर जो लेबॉर्ट्री के अंदर जो स्टाफ है उसकी ज़्यादा एक्टिवली करनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि वो जब सैंपल्स को हैंडल करते हैं तो उनको भी वो फूड पॉइजनिंग काज कर सकते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो लेबॉर्ट्री स्टाफ है उनकी भी क्या की जाए, इम्यूनाइजेशन की जाए। नेक्स्ट इज another another bacteria of Clostridium genus, which is known as uh, Clostridium perfringens. And Clostridium perfringens is a relatively large gram-positive bacillus with blunt ends, and it is capsulate and non-motile. It grows quickly on laboratory media, particularly at high temperature and approximately 42 degrees centigrade, when the doubling time can be as short as 8 minutes. It can be identified by Nagler reaction, which exploits the action of its phospholipase on yolk medium. Colonies are surrounded by zones of turbidity and effect is specifically inhibited if Clostridium perfringens antiserum containing alpha antitoxin is present on the medium. And typical food poisoning strains produce heat-resistant spores that can survive boiling for several hours. Various spores of the type A strains that cause gas gangrene are inactivated within a few minutes by boiling. And Clostridium perfringens is the most common cause of gas gangrene. And although various other species of Clostridia, including Clostridium septicum and Clostridium histolyticum, and other species are also occasionally implicated, either alone or in combination.
And gas gangrene is almost always a polymicrobial infection involving anaerobes and facultative organisms. तो ये जो हमारे पास क्लस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस है ये बहुत कॉमन काज है गैस गैंग्रीन का। और ये जो गैस गैंग्रीन है इसको अदर जो स्पीशीज़ हैं क्लस्ट्रीडियम जीनस की वो भी काज कर सकती हैं। एंड द डिज़ीज़ इज़ और ये जो डिज़ीज़ है ये पोली माइक्रोबियल इन्फेक्शन है जिसके अंदर एन अरोब और फैकल्टेटिव जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपकी जब टिश्यू के अंदर जाएंगे तो फिर वो पोली माइक्रोबियल इन्फेक्शन क्या करते हैं वो डेवलप करते हैं। And the disease is characterized by rapidly spreading edema, myositis, necrosis of the tissue followed by gas production and profound toxemia occurring as a complication of wound infection. And the main source of organisms is animal and human excreta and spores. Infection usually results from contamination of a wound with soil, particularly from manured and cultivated land. However, it may be derived indirectly from dirty clothing, street dust, even the air of an operating theatre. If the ventilating system is poorly designed or improperly maintained, the skin often bears spores of Clostridium perfringens, especially in the areas of the body that may be contaminated with intestinal organisms. तो ये जो हमारे पास क्लस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस है ये मोस्ट कॉमन काज है गैस गैंग्रीन की। और इसके अंदर और भी जो स्पीशीज़ हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं क्लस्ट्रीडियम जीनस की जो गैस गैंग्रीन को काज करती हैं। और गैस गैंग्रीन बेसिकली ये करेक्टराइज्ड होता है वो डीमा से। और इसमें जो निक्रोसिस है टिश्यू की वो काज होगी, इसके साथ ही गैस प्रोडक्शन करते हैं। और ये जो क्लस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस है ये डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। वो टॉक्सिन आपके जो टिश्यू है उसके डिफरेंट पार्ट्स को क्या करेगा डैमेज करेगा। और मोस्टली ये जो गैस गैंग्रीन है ये जो आपका बॉडी के अंदर जो वाउंड इन्फेक्शन होगा वहाँ से ये बॉडी के अंदर मोस्टली पेनिट्रेट करते हैं। और जो मेन सोर्स है इनका एनिमल और ह्यूमन एक्सक्रीटा और जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स हैं वो क्या करते हैं वो गैस गैंग्रीन काज करवाते हैं। And when we talk about pathogenesis of gas gangrene, impairment of the normal blood supply of tissue with a consequent reduction in oxygen tension may allow anaerobic focus to develop. तो मोस्टली ये जो नेक्रोटिक टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे ये मोस्ट डिजीज़ को स्टैब्लिश करते हैं, गैस गैंग्रीन काज करते हैं। उसकी रीज़न क्या है, जब बॉडी के अंदर प्रॉपर आपकी ब्लड सप्लाई होगी किसी भी टिश्यू के अंदर तो वहाँ पे ऑक्सीजन रिच सप्लाई होगी तो वहाँ पे ये ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन जब आपकी नॉर्मल ब्लड सप्लाई किसी भी टिश्यू में कम हो जाए तो फिर उसकी वजह से ऑक्सीजन जो टेंशन है वो रिड्यूस हो जाती है। और जब ऑक्सीजन टेंशन रिड्यूस हो जाएगी तो उसकी वजह से जो एन एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो वहाँ पे क्या करते हैं वो ग्रो करते हैं। द पेशेंट कंडीशन may deteriorate rapidly with the development of severe shock. And here are the basically different type of steps that are involved in the production of gas gangrene in a wound infection. And crushing of the tissue and the speeding of arteries in accidental injuries, rough handling of tissue and overzealous clamping during surgery or shock waves from the gunshot injuries may be compromise the individual in an extensive area of tissue is damaged and prejudice tissue perfusion. The presence of devitalized or dead tissue, blood clot, extra visited fluid, foreign bodies, and coincident pyogenic infection are all factors that promote occurrence of gas gangrene in a wound. तो जो भी हमारे पास वाउंड है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स हैं जो गैस गैंग्रीन काज करवाते हैं। द स्पोर्स ऑफ क्लस्ट्रीडिया एंड अदर वेजिटेटिव बैसिलाई कैन readily initiate infection in healthy tissues, presumably because the organism is able to cause disease and the organisms are unable to avoid destruction and clearance by phagocytosis. And predisposing host factors include deliberate and old age and diabetes patients are at more risk of developing this disease.
When the clostridial infection has been initiated in a focus of devitalized anaerobic tissue, devitalized means जो dead आपका tissue होगा, the organism multiply rapidly and produce a range of toxins and accretions. यानी अगर आपकी बॉडी के bound infection हो गया है, तो अगर वो infect हो गया क्लस्ट्रीडियम की किसी भी स्पीशीज से, तो मोस्ट जो इसके स्पीशीज़ हैं वो गैस गैंग्रीन काज करती हैं, तो वो वह उस टिश्यू तक जाएंगी और एनएरोबिकली वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे वो बैक्टीरिया। और जब वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे तो फिर वो डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करेंगे, एंड दीज डैमेज टिश्यू बाय वेरियस नेक्रोटाइजिंग इफेक्ट्स एंड सम हैव डेमोंस्ट्रेबल lethal effects. They spread into adjacent viable tissue, particularly muscle, and they kill it and render it anaerobically and vulnerable to further colonization with the production of more toxin and aggression. यानी अगर ये किसी हेल्दी डैमेज टिश्यू में चले गए हैं तो फिर ये अपनी ग्रोथ को स्टार्टअप करवाते हैं। जब ग्रोथ इनकी स्टार्ट हो जाती है तो फिर ये डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं। वो टॉक्सिन जब प्रोड्यूस हो जाएंगे तो फिर ये बॉडी के जो उस एरिया के मसल हैं उनको भी किल करते हैं और वहाँ पे भी रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। एंड hyaluronidase produced by Clostridium perfringens breaks down intracellular cement substance and promotes the spread of the infection along tissue planes. And collagenase and other proteinase breaks down tissues and virtually liquefy muscles. The whole of a muscle group or segment or may be affected. And alpha toxin and phospholipase C is generally considered to be the main cause of the toxemia associated with gas gangrene, although other clostridial species can produce similar manifestation. In puerperal infections or in cases of septic abortion, the organisms may gain access from feces, contaminated perineal skin, or contaminated instruments to necrotic or devitalized tissues in the uterus or adnexa. Here they set up dangerous and often fulminating pelvic infection, possibly with prompt invasion of the bloodstream. They may be intravascular hemolysis and anuria. And Clostridium perfringens may also participate in potential infection that occur as a result of extension of pathogens from the alimentary tract, as in cases of gangrenous appendicitis or intestinal obstruction. Uh, If the preparation of adrenaline for the injection is contaminated with Clostridial spore, the combination of an infective inoculum with the local ischemia that follows the injection may be catastrophic. Gas gangrene may be complicated. Surgical operation on the lower limb of HIPAA patients whose blood supply is inadequate to maintain oxygenation in the post-operative period. Clostridia may be associated with less severe forms of infection with lung, toxemia, and aggression of gas gangrene. Moreover, potentially pathogenic gangrene may be cultivated from a wound that never shows any signs of gas gangrene, and sometimes the laboratory isolation may be attributed to the germination of few contaminated spores when the specimen was being processed. Thus, it's very dangerous. And Clinical clues include crepititis, the sponge cake consistencies caused by small bubbles of the gas in adjacent tissues. In the early stages, the patient has an nauseous, frightened appearance. Local pain is increased and there is swelling in of the affected tissue. Toxemia and shock supervene, and the patient becomes drowsy and drifts into a coma. Prompt diagnosis and intensive surgical antimicrobial treatment gradually influence the patient's chance of survival and may avoid the loss of affected limb, but it may devitalized tissue must be excised. It's mean कि ये जो हमारे पास ये जो steps लिखे हुए हैं मैंने, अगर हम इसको, ये तो मैंने डिटेल्स एक्सप्लेन किया लेकिन इसको भी मैं बता देता हूँ आपके, जो जब भी क्लस्ट्रीडियम परफेरेंसिस जाएगा तो ये आपकी जो टिश्यू डैमेज होगा, ये टिश्यू डैमेज काज करेगा। और टिश्यू डैमेज किसका काज करेगा? जो कंटिमिनेट होगा क्लस्ट्रीडियल स्पोर से। और फिर इसके अंदर अगर प्रीसेंस ऑफ फॉरेन बॉडीज इंक्लूडिंग सॉइल विद डैमेजिंग साल्ट्स होंगे तो वो फर्दर अपना इफेक्ट क्या करेंगे, शो करेंगे। फिर जब ये होंगे तो फिर आपकी जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होंगे वो इवॉल्व होंगे
और ये आपके जो टिश्यू होगा फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई जब लो होगी तो फिर जो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस है वो स्लो होगा, और इसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया ही मल्टीप्लाई होगा, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये टॉक्सिन की प्रोडक्शन करेगा। वो जो टॉक्सिन्स होंगे वो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के डिफरेंट मसल्स को और डिफरेंट जो एरियाज है वहाँ पे क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे, और अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो इंडिविजुअल की डेथ काज करते हैं। लेकिन जो पेशेंट डायबिटीज़ के हैं या ऐसे पेशेंट जिनमें इम्यूनिटी रिड्यूस्ड है तो वहाँ पे ये जो इन्फेक्शन होगा ये ज़्यादा रैपिडली क्या होगा, वो स्प्रेड होगा। एड इज बेसिकली गैस गैंग्रीन वाउंड आफ्टर डेब्रिटमेंट, यानी इस डायग्राम के अंदर ये आप पाँव के ऊपर देख सकते हैं, ये गैस गैंग्रीन है जो ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, और ये बेसिकली आपके टिश्यू को बिल्कुल डैमेज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो ये बाकी बॉडी के डिफरेंट रीजन्स के अंदर क्या करना शुरू कर देता है, ये स्प्रेड करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट इज diagnosis and treatment of gas gangrene. For laboratory diagnosis, if there are sloughs of necrotic tissue in the wound, small pieces should be transferred aseptically into a sterile screw-capped bottle and examined immediately by microscopy and culture. यानी अगर आपके पास कोई डेड टिश्यू है तो उसमें से ये आप इसके सैंपल लें, उनको आप कंटिमिनेट ना होने दें, और उनको आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर कल्चरिंग, तो फिर आप इनको देख सकते हैं। एंड स्पेसिमेंस ऑफ एक्सुएट शुड बी टेकन फ्रॉम द डीपर एरियाज ऑफ wound where the infection seems to be the most profound, and gram smears are prepared if gas gangrene exists. Typical gram-positive bacilli may be predominant, often with other bacteria present in mixed infection. However, there is usually a pronounced lack of inflammatory cells. Initiation of treatment should not wait a full laboratory report, and early discussion with the bacteriologist is crucial. A direct smear of wound exudate is often great help in providing evidence of relative numbers of different bacteria that may participating in mixed infection or may merely present as contaminates, but the distinction is not invariably easy and joint discussions are very important. It's mean कि आप जो इंडिविजुअल है पहले तो आप उसका टिश्यू लें, और टिश्यू को फिर आप उस सेल्स को आप किसी बोतल के अंदर लेके आप उनको ग्रो करके वहाँ से इसको आइसोलेट करें इसके बेसिलाई को। सेकंड ये है कि जो आप जो इसकी आप डिफरेंट बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं आप उनको उनको दिखाएं ताकि वो रैपिडली आपको डायग्नोसिस करके दें, और जो सीनियर बैक्टीरियोलॉजिस्ट होता है उसकी ओपिनियन डायग्नोसिस के अंदर वेरी इम्पॉर्टेंट होती है। और इसके साथ साथ जब हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो फॉर ट्रीटमेंट adequate surgical attention to the wound is of utmost importance, and different samples are removed and necrotic and devitalized tissue is excised with careful debridement, and facial compartments are incised to release tension. Any foreign body is found is then removed, and the wound is not returned but it is left open after through cleansing and loosely packed. An antibiotic therapy is started immediately in very high doses. This must be account of the likely coexistence of coliform organism and gram-positive cocci and fecal anaerobes. Accordingly, penicillin, metronidazole, are and an aminoglycoside may be given in combination alternately. Clindamycin plus an aminoglycoside or broad-spectrum antibiotics such as meropenem or imipenem may be considered. Much intensive supportive therapy is needed. तो फिर जब आपने ट्रीटमेंट करनी है तो एक तो आप वाउंड को ओपन रखें, और उसमें से अगर वो जो डेब्रस है टिश्यू का वो आप निकालें, अगर फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है उसको भी बॉडी से क्या करें, रिमूव करें, उस टिश्यू में से रिमूव करें। और इसके लिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो एंटीबायोटिक थेरेपी है, और एंटीबायोटिक थेरेपी गैस गैंग्रीन के केस में आप मल्टी एंटीबायोटिक थेरेपी करते हैं, और आप उसमें वेट नहीं करते जो लैबोरेटरी रिपोर्ट्स होती हैं, और आप इसमें बहुत ज़्यादा
जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हाई डोजेस के अंदर देते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ जो एंटीबायोटिक्स हैं हम उनको ग्रुप्स के अंदर देते हैं। और मोस्टली जो पेनिसिलिन, मेट्रोनिडाज़ोल और अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो कॉम्बिनेशन के अंदर दी जाती है। इसी तरह क्लिंडामाइसिन प्लस अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है, या इनके साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी दी जाती है लाइक मैरोपेनम, ताकि उस जो बैक्टीरिया हैं उनको क्या किया जा सके, किल किया जा सके।